नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक को पूरा का पूरा अपने अंदर उतार लिया है। और जब हमने सोचना शुरू किया था इलेक्ट्रिक को, तब से जी रहे हैं। और साल 2014 से इन्होंने इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चला ली है जितना हम अपने पेट्रोल और डीजल इंजन को नहीं चलाते हैं। तो मेरे साथ हैं रंजन राय जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। रंजन सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू अमित जी। तो सर एक चीज़ बताइए, जब दुनिया बदल रही है, सब कुछ हो रहा है और इतना इलेक्ट्रिक नहीं हुआ था, आपने इलेक्ट्रिक सोचना कैसे शुरू किया? देखिए, आज हम जहाँ खड़े हैं, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और ये एक प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं। डिज़ाइन भी हमने ही किया, बना भी हम ही रहे हैं। तो हमारी ये सोच हमेशा रही है कि हमारी ज़िंदगी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हम अर्थ से, धरती से कम लें और ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद आत्मनिर्भर हों। अब रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए होता है, तो मकान जो बनाते हैं क्यों ना हम इस तरह से बने कि सस्टेनेबल हो। आजकल आपने सुना होगा ग्रीन बिल्डिंग। तो बेसिकली ये एक सोच है, कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो मेल खाती हैं, क्योंकि ना ये पोल्यूशन करती हैं। और अगर हम इसको जो ऊर्जा चाहिए होता है इसके बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए, अगर वो ऊर्जा हम नेचुरल सोर्सेज से लें तो बिजली भी जो हम यूज़ करेंगे इसको चार्ज करने के लिए, वो भी जो जैसे हमारे ज़्यादातर 80% फ्यूल इंडिया में 80% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में थर्मल प्लांट से आता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो अगर सोर्स हमारा सस्टेनेबल रहे तो ज़िंदगी हमारी सस्टेनेबल रहेगी। तो जो जैसे आपने कहा कि एक ज़िंदगी बन गई है ये मेरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाना। तो ये सिर्फ इसी से शुरुआत हुई कि जो मैं काम करता हूँ, मेरी वाइफ भी आर्किटेक्ट हैं, वो इनफैक्ट ग्रीन बिल्डिंग स्पेशलिस्ट भी हैं। तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी भी सस्टेनेबल हो। तो उस ज़िंदगी के साथ ये बिल्कुल फिट बैठती है। तो आप देख सकते हैं कि जो ज़िंदगी है जिसमें सब कुछ पॉल्यूशन फ्री होगा और बहुत सस्ता भी रहेगा अगर आप उसे एंजॉय करके देखेंगे। और सर उतर गए हैं पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ। इन्होंने तालमेल, बोले तो अपना गठबंधन ऐसा किया है जो कि इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार किसने चलाई है ढूंढने निकलेंगे तो जवाब मेरे साथ बैठा हुआ है। और इनके साथ चलाने वाले हैं इस E2O को, जो देश की पहली ऐसी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसने लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का आंकड़ा छू लिया है। हालांकि इसके मीटर पर ये अंकित नहीं होता। कितना अंकित होता है सर? ये एक जोक है जो हम जितने हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स हैं, जो अब मित्र बन चुके हैं, कि महिंद्रा ने जब ये गाड़ी बनाई थी तो इसके ओडोमीटर पे सिर्फ 5 ही डिजिट अंक हो सकते थे। तो जब ये 1 लाख किलोमीटर तक पहुंची तो ये 99,999 पे आके अटक गई और आगे नहीं बढ़ी। तो इसको रीसेट करना पड़ा। तो अगर आप ओडोमीटर चेक करेंगे तो अभी 39,000 कुछ दिखा रहा है, बट 1 लाख ऑलरेडी हो चुका है। तो आई थिंक जब फिर से 2 लाख के पास पहुँचेगा तो फिर से इसको रीसेट करना पड़ेगा। तो हम जो ये करते हैं कि शायद महिंद्रा वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि अब उनकी गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली 1 लाख किलोमीटर चल पाएगी, इसीलिए ओडोमीटर पे उन्होंने 6 डिजिट नहीं दिए। बट ये एक मजाक है, आई एम श्योर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। तो इस वीडियो को मैं 3 एपिसोड में लेके आ रहा हूं, क्योंकि ये है देश की पहली ऐसी गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, जो 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। और इसके बाद आपको मिलवाएंगे, क्योंकि उसको भी ओन करते हैं सर, देश की पहली इलेक्ट्रिक कार से भी आपको मिलवाएंगे। और इसके बाद में सर का जो ये सफ़र है कहाँ तक पहुँचा है, तो उसकी जो परिणति हुई है वो हुई है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन EV पर। तो अंतिम वीडियो में, मतलब आप तीसरे वीडियो में देखेंगे नेक्सॉन EV की कहानी, क्योंकि उसे भी ये ओन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस E2O के साथ सर का ये सफ़र शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कुल अनुभव इनका कैसा रहा इस गाड़ी के साथ। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो रंजन राय जी के साथ मैं उनकी गाड़ी में आ गया हूं और ये है महिंद्रा की E2O, और देश की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसने 1 लाख किलोमीटर का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया। सही हूँ सर? जी, तकरीबन 2 साल पहले। तो सर जी बताइए, अभी तक जो आपने कुल चलाया है इसे, जी, तो इसमें अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ पेट्रोल इंजन से या फिर डीजल इंजन से, ऑल्टो से ही कंपेयर कर लेते हैं, तो आपने कितना कमाया और कितना बचाया, ये थोड़ा सा समझा दीजिए जिससे लोगों को समझ आ जाए जो इलेक्ट्रिक चलाना चाहते हैं। और चलाते रहिए सर गाड़ी। आई थिंक इलेक्ट्रिक कार में ऐसी चीज़ है कि आप चलाते रहिए सर गाड़ी। हाँ, अच्छा, कमाया और बचाया दोनों एक ही है। अच्छा। और मैंने ये तो इस गाड़ी को अब 6 साल से ऊपर हो गया है। मैंने तकरीबन स्टार्टिंग में इसमें कैलकुलेशंस वगैरह किए थे, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तकरीबन 75-80 हज़ार किलोमीटर जब इस गाड़ी ने क्रॉस कर लिया था, तो
इस गाड़ी के ऊपर जितना खर्चा था मेरा, मतलब गाड़ी खरीदने का खर्चा, सर्विसिंग रादर, एंड जो चार्ज करने की जो बिजली का बिल था, उसका जो टोटल था वो एक इक्विवेलेंट ऑल्टो या कोई भी उस तरह उस साइज़ इस साइज़ की गाड़ी का जो खर्चा रहा होगा, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, सर्विस का खर्चा, उससे कम हो चुका था। मतलब दैट हैड ओवरटेकन। ओके। सो इन अ वे जो जिसको कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप या TCO कहते हैं, इस गाड़ी का चाहे वो स्टार्टिंग में ज़्यादा क्यों ना रहा हो, बट ओवर टाइम मतलब 70-80 हज़ार किलोमीटर क्रॉस करने के बाद दिस हैड बिकम चीपर। तो सर, ये आपको कितने की पड़ी थी ये गाड़ी जब आप खरीद रहे थे? मैंने ये गाड़ी मार्च 2014 में खरीदी थी। उस टाइम पे एक महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने एक स्कीम निकाला था जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो मेन कंपोनेंट होता है, जो कि इसकी बैटरी होती है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का फ्यूल है वो इनबिल्ट होता है बैटरी के रूप में, तो उस बैटरी को वो लीजिंग स्कीम पे दे रहे थे। सो जिसके वजह से गाड़ी का जो मैंने पेमेंट किया था वो तकरीबन 5.5 लाख रुपए का था, एंड एक बैटरी लीजिंग का एक फ़ी था, EMI कह सकते हैं आप, जो कि तकरीबन 3,000 रुपये पर मंथ मैं अगले 5 साल तक दे रहा था। सो इन टोटल आप गाड़ी की कीमत 7.3 लाख के आसपास कह सकते हैं, जिसमें कि उस टाइम दिल्ली सरकार की सब्सिडी भी इंक्लूडेड थी। उसके बाद तकरीबन 7.3 का मुझे टोटल ये गाड़ी मुझे पड़ी थी। तो जो आप मैनेज करें, क्योंकि जहाँ तक आपका मैं पूरा देख रहा था तो आप इलेक्ट्रिक ही चलाते हो, ये तो श्योर। इसी वजह, यही वजह है कि आपने 1,40,000 किलोमीटर के आसपास इसे किया है लगभग। जी अमित, एक्चुअली मेरे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स हैं। तो मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन, जैसा आपको पता है, एंड एक जो सस्टेनेबिलिटी और जैसे लेमैन्स टर्म में इको फ्रेंडली आप कहते हैं, एक लाइफस्टाइल है हमारे, हम बिल्डिंग्स भी उसी तरह के डिज़ाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक कार जो है वो हमारे उसमें एक लाइफ हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो जब हमारी मोबिलिटी की बात आती है कि कहीं जाना है, तो हम प्रेफर यही करते हैं कि विद इन द सिटी या आउटसाइड द सिटी हम एक सस्टेनेबल साधन का प्रयोग करें, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए इलेक्ट्रिक कार ही है। सर, इलेक्ट्रिक के प्रति ये डेडिकेशन था, ये कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि जो आपने ड्राइव करना शुरू किया था, शायद डीजल गाड़ी चलाते थे आप जी, और एक आप जो है देशभक्त टाइप के हैं कि आपको इंडिया की बनी ही गाड़ी चलाना है, ऐसा ही अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करिए। देखिए, देशभक्त तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया, मैं कह सकते हैं आप, लेकिन एक्चुअली अगर हम हमारे खुद के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कभी भी इट विल नॉट बी एट द सेम लेवल एट लेट्स से सम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो कि टेक्नोलॉजी के लिए थोड़े सुपीरियर हों। तो मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी 2007 में, जो कि टाटा की थी। दूसरी गाड़ी खरीदी थी 2010 में, वो भी टाटा, दोनों डीजल थे उस टाइम पे। ये मेरी तीसरी गाड़ी है, ये 2014 में आई थी। और जैसा आपका सवाल था कि इलेक्ट्रिक के प्रति कैसे मैं शिफ्ट हुआ, तो इसकी एक छोटी सी कहानी है कि मैं नोएडा रहता हूँ, दिल्ली NCR में। उस टाइम पे मेरा ऑफिस गुड़गांव हुआ करता था, तो मेरे मिनिमम कम्यूट जो दिन का था वो 90 किलोमीटर का था। एंड आपको भी पता है उस टाइम पे जब गुड़गांव का टोल हुआ करता था तो कितनी भीड़ लगती थी एंड क्या ट्रैफिक जाम होते थे। तो मुझे एक छोटी गाड़ी की ज़रूरत थी। तो तभी ये जो मैंने आपको कहा ना, बैटरी लीजिंग स्कीम का ऐड आया था पेपर में। गाड़ी को लॉन्च पे तकरीबन 1 साल हो गया था। मैंने कहा इसको एक बार चला के देखते हैं, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे मन में हुआ कि इलेक्ट्रिक कार्स को एक बार देखें कि क्या होता है। रेवा के बारे में सुना था, तो मैंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया। और क्योंकि मुझे ही सिर्फ चलाना था, एंड हालांकि ये 2 डोर है, बट आराम से, मेरी छोटी सी फैमिली है तो बच्चे भी छोटे थे, तो हम बड़े मतलब चेक किया हमने। मेरी वाइफ भी आर्किटेक्ट है, उनको भी दिखाया, वो भी इनफैक्ट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन बिल्डिंग की स्पेशलिस्ट हैं। तो हमें बहुत पसंद आया, एंड द फैक्ट कि इसमें पोल्यूशन नहीं था वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया। तो तभी से ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सफ़र है उसी दिन से शुरू हुआ। तो कभी डर नहीं लगा रेंज वगैरह का? क्योंकि रेंज एक बड़ा सवाल होता है, और आप तो 2014 से पूरे भरोसे के साथ, कभी मतलब आपको एक कहीं भी भरोसा रहा हमेशा कि आपका साथ निभाती रहेगी? देखिए, बिल्कुल जायज़ सवाल है कि रेंज एंग्जाइटी जो है, अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ हो गया है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ उस दिन भी था, आज भी है। लेकिन
इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसी सोच है जो आपके अंदर पेशेंस अगर नहीं है तो जगा देता है, और अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो आपको ऑर्गेनाइज कर देता है, क्योंकि आपको प्री प्लान करना होता है। जैसे हम अभी ड्राइव पे निकले हैं और आपसे मैंने पहले पूछा कि हम कितना लंबा ड्राइव लेने वाले हैं, मैंने चेक किया कि कितनी बैटरी है, कितना रेंज है, और हम निकल पड़े। अगर नहीं होता तो हम थोड़ा सा वेट करते, चार्ज करते, फिर निकलते। तो रेंज का एज सच कभी मुझे एंग्जाइटी नहीं हुई है, कभी डर नहीं लगा है, क्योंकि दिल्ली, हालांकि दिल्ली बड़ा शहर है, लेकिन अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो ज़्यादातर लोग 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा दिन में नहीं चलाते हैं। एंड मैं तो 90 किलोमीटर को मद्देनज़र रखते हुए मैंने गाड़ी खरीदी थी, जबकि इस गाड़ी का रेंज 100 किलोमीटर है। तो जब मैं इतना बड़ा पंगा ले ही रहा था तो रेंज के बारे में डरना कैसा। तो कभी आपको ऐसा ज़रूरत पड़ा जहाँ पे आपकी बैटरी ख़त्म हो गई हो और आपको दिक्कत हुई हो? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ है। मुझे लगता है अगर हुआ होता दिक्कत तो मुझे लगता है 1,40,000 किलोमीटर ये गाड़ी नहीं होती। कह सकते हैं आप, आज तक कभी रेंज की वजह से गाड़ी जो है वो रुक नहीं गई है कि बैटरी ख़त्म हो गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ज पॉइंट, और इसको गाड़ी को चार्ज करना बहुत आसान है। 15 एम्पेयर का प्लग पॉइंट आपको कहीं मिल जाए तो आप गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल जैसे आप भर ले 2 मिनट में हो गया, वैसे नहीं होता है। आजकल तो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फिर भी आधे पौने घंटे में टॉपअप हो जाता है, 1 घंटे में हो जाता है। उस टाइम पे फास्ट चार्जिंग नहीं था, इस गाड़ी में फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी नहीं है, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, बट ठीक है। उस मैंने कहा ना, जब पेशेंस आपके अंदर आ जाता है तो वो आप वेट भी कर लेते हैं। तो जब आप ये खरीद रहे थे तो किसी से आपने कोई सलाह वगैरह ली थी? बस आपने अपना डिसीजन लिया भैया, और डरे नहीं? क्योंकि लोग बहुत कुछ बताते थे भैया, प्रॉस कॉन्स देखते हैं गाड़ी में, ये है कमियां, उसमें लोगे तो फंस जाओगे। तो वो थोड़ा मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि लोगों की जो सोच है वो एक डर पर ख़त्म हो जाती है जब इलेक्ट्रिक सोचना शुरू करते हैं। हाँ, मतलब मैंने सलाह तो नहीं लिया था, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत कम थे। कोई चलाता था नहीं, मुश्किल से मेरे ख्याल से हमारे पूरे देश में उस टाइम पे 200, 300, 400 लोग ही होते होंगे। दिल्ली के अंदर शायद 20-30 लोग थे जो इलेक्ट्रिक गाड़ी, या 40 लोग थे जो इलेक्ट्रिक कार चलाते थे। लेकिन ज़रूर एक मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, pluginindia.com एक वेबसाइट है, अब एक यूट्यूब चैनल भी है। वो पहले से है, मतलब 2014 से पहले से वो है। वो पहले दिन से सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ही उनका जो है फोकस रहा है। सो उनके जो फाउंडर हैं कमलेश, अब वो अच्छे मित्र बन चुके हैं। उनका ब्लॉग मैंने पढ़ा था। उनके पास एक, जैसे मेरी ये नीली वाली है, उनके पास एक येलो कलर की है, मेरे से पहले से है। तो उन्होंने बड़ा एक सुंदर सा ब्लॉग लिखा था, बहुत डिटेल में प्रोज कॉन्स लिखे थे उसमें। एंड जो चीज़ें उन्होंने लिखी थी वो, उसमें से कोई ऐसा नहीं था कि जो मुझे विचलित करे कि नहीं ये गाड़ी खरीद के मैं पछताऊँगा या फंस जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी ज़िंदगी चैलेंज है, तो ये एक नया चैलेंज था। हमने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि मेरी एक सोच है कि कुछ भी करें तो सबसे बुरा क्या होगा कि वो काम नहीं करेगा। तो कोई नहीं, बात नहीं, देखेंगे फिर क्या करना है। तो एक, और जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ऐसा कोई बिल्कुल सही कहा आपने अमित, कि जब तक या तो सवाल कोई और करे या खुद के अंदर से सवाल आना चाहिए। जवाब ढूंढने में ही मज़ा आता है। ठीक है। तो लोग सवाल करते हैं, अभी भी करते हैं। हाँ। कि आप ये कैसे चला रहे हैं, इसके अंदर 4 लोग कैसे फिट हो रहे हैं, पीछे का दरवाज़ा कैसे खुलता है जबकि है ही नहीं दरवाज़ा। तो अगर आपकी बात माने तो इलेक्ट्रिक को सोचना बंद करके उस पर जीना शुरू करना चाहिए। एब्सोल्युटली, सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, किसी भी चीज़ को सोच से शुरू होता है, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप उसके प्लस और माइनस नहीं जान पाएंगे। एंड जब तक आप ढंग से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक ये नहीं जान पाएंगे कि माइनस को प्लस में कैसे बदले। तो दोस्तों ये कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आपको बता दूं जो कहानी शुरुआत हुई है ये 3 एपिसोड में आपके सामने आएगी। और अभी आपको मैंने मिलवाया देश की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार से जिसने 1 लाख किलोमीटर, यानी कि लगभग 1.5 लाख किलोमीटर मीटर पर पार कर लिया है। और अब मैं आपको मिलवाऊंगा देश की पहली इलेक्ट्रिक कार से, मतलब नंबर 1, क्या बोलते हैं सर उसको? विन व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर गाड़ी में, किसी भी कार में, सिर्फ इलेक्ट्रिक में नहीं होता, उसको विन कहते हैं। हाँ, तो विन सर ने बता दिया है, और ये सर का ही जज्बा है, उस गाड़ी को भी इन्होंने खरीदा है। तो अगले एपिसोड में आप देखेंगे उस गाड़ी की पूरी कहानी, तो आपके सामने लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा दौर इन्होंने जो जज्बा शुरू किया है और कहां पर जाके परिभाषित हुआ है, आपको समझ में आएगा। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि अभी रंजन सर के साथ कहानी आगे तक जाएगी और ये कहानी खत्म होगी नेक्सॉन ईवी पर। और ईवी की दुनिया में जब आप घुसेंगे और देखना समझना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि ईवी डर नहीं है, बल्कि एक सॉल्यूशन है। जब आप इसे चलाएंगे
तो आप सब कुछ भूल जाएंगे जैसे कि सर भूल गए। राइट। ठीक है सर, तो अगले एपिसोड में तैयार हो मिलने के लिए आप? जी बिल्कुल। तो अपना ध्यान रखिएगा और इंतजार करिएगा हमारे अगले एपिसोड का।